ठीक है। तो आज की कक्षा हम स्टार्ट करते हैं। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। तो हमने इस जातक जो आपका एक विषय है, इसके कुछ चैप्टर्स हमने पिछली कक्षाओं में देखे हैं। जैसे कि अवतार क्रम वर्णन अध्याय, सृष्टि क्रम वर्णन अध्याय इत्यादि विषय हमने देख लिए। और उसके बाद में हम ग्रह स्वरूप वर्णन अध्याय तक आ चुके थे पिछली कक्षा में। तत्पश्चात उसमें भी कुछ श्लोकों को हमने देख लिया था। तो अब आगे बढ़ेंगे, जिसमें मैंने ग्रह का स्वरूप वर्णन इत्यादि आप लोग को अध्ययन करने के लिए भी कहा था। अब सूर्यादि ग्रहों के धातु इत्यादि भी हम देख रहे थे, वहीं से हम आरंभ करेंगे। तो अस्थि रक्तस्तथा मज्जा त्वंगमेदो वीर्यमेव च स्नायुरेते धातवस्यु सूर्यादीनाम क्रमाद्विज करके। तो अस्थि, रक्त, मज्जा, त्वक अर्थात त्वचा, मेदा, वीर्य, स्नायु, ये सात जो है ये क्रम से सूर्यादि ग्रहों की धातु बताएगी। मतलब शरीर में जो विद्यमान हमारे यथा अस्थि होती है, तो सूर्य उसका कारक है, तो सूर्य से संबंधित अस्थि। उसी प्रकार रक्त, तो अब वहां पर चंद्र से रक्त का विचार करना है। इस प्रकार से सूर्यादि ग्रहों का जो क्रम है, सूर्य, चंद्र, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इस प्रकार से ये सात ग्रहों के विषय में यहाँ पर बताया है। तो इनका संबंध है अस्थि, रक्त, मज्जा, त्वचा, मेदा, वीर्य, स्नायु, ये सात सूर्यादि ग्रहों के क्रमशः धातु बताए गए हैं। उसी प्रकार देवालय पयोवन्नी क्रीडादीनां तथैव च कोश शय्या द्युतकराणाम ईशा सूर्यादय क्रमात् करके बताया है। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ तो आप लोग को भी इजी हो जाएगा। एक सेकेंड। ठीक है। तो अभी आप लोग को यहाँ पर स्क्रीन भी दिख रहा होगा। तो इसमें देखेंगे श्लोक नंबर 32 से हम देख रहे हैं अभी। तो अस्थि रक्तस्तथा मज्जा त्वग्वसा वीर्यमेव च। पाठ भेद है, कहीं कहीं पर वहां पर त्वंगमेदो वीर्यमेव च बोला है, कहीं कहीं पर त्वंगवसा त्वग्वसा वीर्यमेव च। थोड़ा ग्रंथांतर से यहाँ पे आपको पाठ भेद मिलेगा, अर्थ उसका समान ही है। उसी प्रकार आगे देवालय जलम वह्नि क्रीड़ादीनाम तथैव च कोशशय्योत्कराणाम तु नाथा सूर्यादय क्रमात् करके बताया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भावार्थ में देखिए, तो स्थान, जलाशय, अग्निस्थान, क्रीड़ा स्थान, कोश, शयन स्थान और कतवार रखने का अर्थात कूड़ा कचरा इत्यादि जो जहां पर डालते, डस्टबिन होता है जो हमारा, इन स्थानों के अधिपति क्रम से सूर्यादि सात ग्रह है। यथा सूर्य जो है देवस्थान का अधिपति बताया गया है। मतलब देवस्थान का जब जब विचार किया जाएगा तो वहां पे सूर्य का संबंध होगा। जलाशय का जो स्वामी बताया गया, तो जलाशयों का विचार हम सभी जानते हैं कि चंद्र में भी जल तत्व विद्यमान है। तो उसी प्रकार अग्नि स्थान का भौम, तो मंगल का संबंध अग्नि से यहाँ पर एक प्रकार से समझ सकते हैं। उसी प्रकार बुध का क्रीड़ा स्थान, कोश जो है हमारा, जो हम धन वगैरह रखते हैं, जो तिजोरी इत्यादि होती है, उसका संबंध गुरु के साथ बताया है। शयन स्थान का शुक्र के साथ बताया। और जो कूड़ा कचरा इत्यादि हम डस्टबिन वगैरह जहाँ पे रखते हैं, या फिर समझ लो कि डंपिंग ग्राउंड आज के इसमें जो हम देखेंगे, तो ऐसी जगह का जो स्वामी बताया गया, उसका जो संबंध बताया गया वो शनि के साथ है। इन स्थानों के अधिपति भी क्रम से सूर्यादि सात ग्रह यही बता रहा है। अब उसके बाद में अयन, मुहूर्त, अहोरात्र, ऋतु, मास, पक्ष, वर्ष, इनके स्वामी भी क्रमशः सूर्यादि सात ग्रह है। मतलब इन काल के साथ में भी अब संबंध एक प्रकार से। तो अयन, तो हम सभी जानते हैं दो अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। वर्तमान में अभी दक्षिणायन चल रहा है, तो अयन का संबंध वहां पे सूर्य के साथ में बताया है। मुहूर्त का विचार जैसे नक्षत्र आदि से विचार करते हैं, तो चंद्र जिस नक्षत्र में होता है वो दिन नक्षत्र कहलाता है। तो मुहूर्त इत्यादि का विचार में नक्षत्र का विशेष महत्व है, तो ये ऐसा संबंध हम वहां देख सकते हैं। उसी प्रकार अहोरात्र का, तो अहोरात्र का संबंध यहाँ पर भौम के साथ बता रहा है। ऋतु का संबंध ऋतु का जो है बुध के साथ, मास जो है वो गुरु, पक्ष जो है वो शुक्र, और वर्ष का जो स्वामी है वो शनि को बताया। ये सामान्य रूप से, ऐसे वर्षाधिपति वगैरह का निर्णय भी होता है, वो भिन्न एक विचार है। लेकिन सामान्य रूप से यहाँ पर एक और यहाँ पे कंसेप्ट आया, अयन, मुहूर्त, अहोरात्र, ऋतु, मास, पक्ष, वर्ष, ऐसे क्रम से एक व्यवस्था बनाई, उनमें सूर्यादि सात ग्रहों को वो सब विभाजित कर दिया गया। उसी प्रकार कटु, लवण, तिक्त, मिश्रित, अब जो रस होते हैं, तो इन रसों का भी यहाँ पर विधान किया गया। अब वहां तो षड्रस बताए गए हैं और ग्रह यहाँ पर सात बता रहे हैं।
तो एक बता दिया कि मिश्रित करके बुध के लिए कहा गया है। तो मिश्रित में सभी रसों को जहां पर मिश्रित कर दिया जाएगा, मिश्रण कर दिया जाएगा, तो एक मिश्रित रस वहां पर उत्पन्न हो जाएगा। यथा हम कहीं पर जाते हैं, जैसे किसी किसी का वहां पर एक हॉबी होती है कि उसे मिक्स जूस पीना होता है, हम ऐसा देखते हैं ना। तो वो उसी प्रकार से यहाँ पे मिश्रित रस करके बुध के लिए बताया गया है। तो कटु जो है, ये यहाँ पर कटु रस जो है, ये सूर्य के लिए। अब यहाँ पर थोड़ा एक समझने वाला विषय होता है। कटु का अर्थ यहाँ पर कड़ू नहीं समझना, यहाँ पर थोड़ा भिन्न होता है। यहाँ पर कड़ू कटु ये समान दिखता है हमें, लेकिन कटु बोलने से यहाँ पर आप कड़ू नहीं समझना। कटु का अर्थ यहाँ पर तीखा होता है, संस्कृत में थोड़ा विपरीत अर्थ वहां पे लगते हैं। तो कटु का अर्थ यहाँ पर तीखा होता है, तो वो सूर्य का रस बताया गया है। लवण अर्थात नमक। तो आप जानते हैं कि समुद्र से ये जो लवण है, नमक है, ये उत्पन्न होता है। तो और समुद्र का जल का संबंध चंद्र के साथ है, तो वहां पर चंद्र का संबंध वहां पर लवण के साथ, नमक के साथ बताया गया है। वो जो लावणिकम रस जो होता है, उस तत्पश्चात तिक्त। तिक्त अर्थात यहाँ पर अब तिक्त जो है ये कड़ू होता है। तो तिक्त रस जो है ये भौम का बताया गया। उसके बाद जो मिश्रित, जो सभी को मिला करके एक मिश्रण किया जाएगा, वो बुध के लिए बताया गया। तत्पश्चात मधुर, मीठा जो है वो गुरु के लिए। आम्ल जो है अर्थात खट्टा जो रस है वो शुक्र के लिए। और कषाय, एक कसैला, जिस प्रकार से आंवला होता है, हम एक आंवला खाते हैं, जिस प्रकार से उसका रस होता है, स्वाद होता है, तो वो कषाय रस जो है, कषाय विषय जो है, स्वाद जो है, ये शनि से संबंधित है। ऐसे ये 7 प्रकार के मिश्रित सहित जो 7 रस है, वैसे षड रस है, पर यहाँ मिश्रित करने से सप्त रस है। तो ये 7 रसों के जो स्वामी बताए गए, सूर्यादि ग्रह बताए गए हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। बुधिज्यौ बलिनौ पूर्वे रवि भौमौ च दक्षिणे। अब दिक स्वामी बता रहे हैं यहाँ पर। अब ये दिशाओं के भी अधिपति है ये ग्रह, दिशा के, काल के, ऐसे अलग अलग यहाँ पर बता रहे। तो बुधिज्यौ बलिनौ पूर्वे रवि भौमौ च दक्षिणे, पश्चिमे सूर्य पुत्र सित चंद्रौ तथोत्तरे। तो बुधेज्यौ, इज्ज नाम गुरु। तो बुध और बृहस्पति जो है पूर्व दिशा में बलि होते हैं। रवि और भौम, पूर्वे रवि भौमौ, पूर्व दिशा के जो स्वामी हैं, पूर्व दिशा के जो अधिपति है वो रवि और भौम, रवि को बताया गया। उसी प्रकार भौमौ च दक्षिण है, तो भौम जो रवि जो है पूर्व दिशा का स्वामी, दक्षिण दिशा का स्वामी हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं, मंगल। भौमौ च दक्षिणे करके बोला है, तो ठीक है। तो बुध और बृहस्पति पूर्व दिशा में, रवि भौम दक्षिण में, और शनि जो है वो पश्चिम में। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे एक बुधेज्जौ बलिनौ पूर्वे जो बोला है, तो बुध और इज्जत दोनों को मिला करके बोला है। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है, इसको ध्यान देना है थोड़ा। तो बुधेज्जौ बलिनौ पूर्वे, और एक स्वामी होते हैं, अर्थात इनको इस स्थान पर बल होता है। तो बल, बल इनका मतलब वहां पे वो ग्रह स्ट्रांग होते हैं, ऐसा भी बताया गया। तो बुधेज्जौ बलिनौ पूर्वे, तो बुध और ईज जो है, अर्थात बुध और गुरु जो है, ये बलि होते हैं पूर्व दिशा में। एक प्रकार से वहां इनको बल प्राप्त होता है, ये अच्छा फल करते हैं पूर्व दिशा में। तो ये जो पूर्व दिशा इत्यादि जो है, ये हम सामान्य रूप से हम जो दिशा इत्यादि देखते हैं, ये यहाँ पर ये वो दिशा नहीं है। ये जो राशि चक्र में दिशाएं होती है, वो दिशा यहाँ पर बताई गए हैं। तो बुधेज जो, तो अब वो राशि चक्र क्या देखते, तो हम कुंडली जो देखते हैं वो भी एक राशि चक्र ही है। तो कुंडली के हिसाब से ये दिशा हमें देखनी है। वैसे तो ये आकाश की स्थिति के अनुसार इनका बताया है राशि चक्र में, पर जो हम कुंडली रखते हैं हमारे सामने पत्र में, हम एक पंचांग के सहायता से जो कुंडली निर्माण करते हैं, उनमें स्थान होते हैं कुछ। जैसा लग्न, आपका लग्न स्थान पूर्व स्थान हो गया, जो सप्तम स्थान है वो अस्त या पश्चिम स्थान हो जाता है। उसके बाद में जो दशम भाव है वो दक्षिण स्थान है, और चतुर्थ भाव जो है वो उत्तर दिशा मानी जाती है कुंडली में। इस प्रकार से आपको समझना है। तो जो बुध और गुरु है, तो ये बलिनो पूर्वे बोला है, तो ये जब लग्न में होंगे तो ये बलि होंगे, ऐसा जान सकते हैं हम। रवि भौमौ से दक्षिण है, रवि और अर्थात सूर्य और मंगल जब दक्षिण दिशा में होंगे, तो वहां पर वो बलि होंगे, अर्थात दशम स्थान पर होने पर बलि होंगे। यद्यपि सूर्य तो पूर्व से उदय होता, हमारे मन में प्रश्न आएगा, लेकिन मैंने कहा कि ये हमारी जो दिशा है, मनुष्यों की जो दिशा है, वो दिशा है यहाँ पर ग्रहण नहीं करनी है। ये राशि चक्रों की दिशा है। तो ठीक है, तो रवि और भौम जो है वो दक्षिण दिशा में अर्थात दशम में बलि होते, इस प्रकार हम समझ सकते हैं। पश्चिमे सूर्यपुत्र, सप्तम स्थान में, अस्त स्थान में सूर्यपुत्र शनि, वहां पर बलि समझना चाहिए। और सित चंद्रो तथोत्तरे,
अर्थात शुक्र और तो चंद्र है, चतुर्थ स्थान में बलि हो गए। हाँ बोलिए। अ, ते दिशा सांगितल्यात ना मगाशी हाँ हाँ पत्रिकेतल्या. हाँ हा, हाँ। ते जरा परत सांगा, म्हणजे कोणत्या दिशेला आप काय वगैरे ते नाही आपको समजलं. आपको ये रिकॉर्डिंग दी जाएगी। रिकॉर्डिंग में आप हा. सुन सकते हैं कि अभी जो हमारा जूम चल रहा है ना, ये ओनली हा. 40 मिनट्स तक ही है। अभी इसमें हम ओके रिपीट ओके. में जाएंगे तो हमारे विषय पूरे नहीं हो पाएंगे। अभी जल्दी हम लोग उसका सब्सक्रिप्शन के लिए अभी नोटशीट किए हैं, वो रेडी हो ओके. जाएगा तो इसमें हमारा फिर हम अच्छे से करेंगे। तो अभी 1 2 3 दिन थोड़ा एडजस्ट चा- करना है, इसका रिकॉर्डिंग आपको चालेल चालेल मिलेगा, ठीक है। चालेल. ओके। तो निशाय अब आगे जो बता रहे हैं वो अब काल का संबंध बता रहे हैं, ग्रहों का काल के साथ संबंध है और किस काल में कौन सा ग्रह बलि होता है बता रहे हैं। तो निशायाम बलिनस चंद्र। अब जो निशा है, निशा अर्थात रात्रि, तो निशायाम बलिनस चंद्र कुज सौरा भवंती ही। तो चंद्र भौम एवं शनि रात्रि में, निशायाम बलिनस चंद्र कुज सौरा भवंती। तो चंद्र, मंगल और शनि ये रात्रि में इनको बल होता है। उसी प्रकार आगे कहते हैं कि सर्वदा ज्ञो बलि ज्ञेयो दिनेश शेषा द्विजोत्तम। और बुध जो है वो सदैव अर्थात बुध दिन में, रात्रि में, मध्याह्न में सर्वत्र उसको बल प्राप्त होता है। तथा रवि, गुरु और शुक्र जो है वो दिन में बली होते हैं। तो रवि, गुरु और शुक्र जो है वो दिन में उनको बल प्राप्त होता है। कृष्णे च बलिनः क्रूरा सौम्या वीर्य युता सीता। अब आगे कहते हैं अशुभ ग्रह जो है अर्थात जो पाप ग्रह है, शुभ ग्रह पाप ग्रह हमने इसके पहले पढ़े हैं, तो फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो जो आपका सूर्य, मंगल और शनि जो है ये पाप ग्रह है। गुरु शुक्र है ये पूर्ण रूप से शुभ ग्रह है। और जो बुध है वो वैसे शुभ ग्रह है लेकिन जिसके साथ होगा वो वैसे फल करेगा, अर्थात वो पाप ग्रह के साथ होगा तो पाप फल करेगा, और शुभ ग्रह के साथ होगा तो शुभ फल करेगा। उसी प्रकार से जो क्षीण चंद्रमा होता है, जब चंद्रमा का ह्रास होता है अर्थात चंद्रमा का जब जिस समय से चंद्रमा का कृष्ण पक्षी सप्तमी अष्टमी से शारद सप्तमी से जब चंद्रमा का ह्रास होना चालू हो जाता है, जब चंद्रमा का क्षीणत्व अर्थात वो कम कम जैसा हमें आकाश में दिखाई देना चालू हो जाता है, तब से वह अशुभ माना जाता है। तो और जब चंद्रमा पूर्णत्व की ओर, वृद्धि की ओर जाता है, तब वहां से वो शुभ ग्रह बन जाता है। तो कृष्ण पक्ष की शारद सप्तमी से शुक्ल पक्ष की शारद सप्तमी पर्यंत जो चंद्रमा है एक पाप ग्रह कहलाता है, और शुक्ल पक्ष की शारद सप्तमी से कृष्ण पक्ष की शारद सप्तमी तक चंद्रमा जो है वो शुभ ग्रह कहलाता है, ये आपको जानना चाहिए। तो ऐसे ये शुभ ग्रह पाप ग्रह होता है। तो बोलता है कि अशुभ ग्रह जो है, ये पाप ग्रह जो है, ये कृष्ण पक्ष में, तथा जो शुभ ग्रह है ये शुक्ल पक्ष में बली होते हैं। इनको शुक्ल पक्ष में बल प्राप्त होता है। उसी प्रकार आगे बोलते हैं सौम्यायने सौम्य केटो बलि याम्यायने परः वर्षा वर्षमास होराणाम पतयो बलिनस्तथा शंभु शम शंभु गु शुचरांत्या वृद्धि तो वीर्यवत्तराः करके बोला है। तो वर्षा उत्तरायण में शुभ ग्रह बलि होते हैं। जो उत्तरायण होता है ये हम सभी जानते हैं कि उत्तरायण बहुत अच्छा समय होता है, देवताओं का समय होता है, अर्थात देवताओं का दिन होता है उस समय में। तो उत्तरायण में शुभ ग्रह और दक्षिणायन में पाप ग्रह बलि होते हैं। वर्षाधिप मासाधिप दिनपति और होरापति अपने अपने समय पर उत्तर उत्तर बलि होता है। अब जो वर्ष का अधिपति बताया गया, अब वर्षाधिपति तो जिस वर्ष का प्रारंभ जिस वार से होता है, इस प्रकार के निर्णय आगे आपको देखने मिलते। तो जिस वर्ष का जिस वार से जिस वर्ष का प्रारंभ होता है वो वर्षाधिप कहलाता है। जिस मास से जिस जिस मास में पहले वार जो होता है वो मासाधिप, ये एक सामान्य नियम है। तो इस प्रकार से वर्षाधिप, मासाधिप, दिनपति, होरापति ऐसे अलग अलग विषय यहाँ पर है। तो ये सामान्य रूप से अभी आपको जानना है। तो वर्षाधिप, मासाधिप, दिनपति और होरापति अपने अपने समय में उत्तरोत्तर बलि होते हैं। तो वर्षाधिप जो है ये तो पूरे वर्ष में इसका बलि होगा, मतलब ये पूरे वर्ष में बलि होगा। अर्थात क्या है कि इसका जब जब टाइम आएगा, जब जब इसकी दशा इत्यादि जो 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 आएगा, है ना, जो मतलब ये अच्छी राशि में होगा, इसको शुभ ग्रह देखेंगे, अच्छी अच्छी स्थिति में होगा, तब तब इसको बल प्राप्त होगा। तो और उसके बाद मासाधिप, दिनपति और होरापति, और अर्थात सबसे बलि जो बताया है वो होरापति को, तो उत्तर उत्तर बलि होते। तो वर्षाधिप से मासाधिप, मासाधिप से दिन
नेटवर्क इशू हो गया था। स्टार्ट करते फिर से। ठीक है। तो ये ग्रह भी बताए गए, तो जो शनि भौम बुध गुरु शुक्र, तो यहाँ पर बोला है देखिए, श्लोक नंबर 39 में, 39 में कहा गया है कि जो शनि है, शनि भौम है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, चंद्र है, सूर्य है, ये उत्तर उत्तर बली होता है। अर्थात शनि से बली भौम है, भौम से बलवान बुध है, बुध से अधिक बलवान गुरु है, और गुरु से अधिक शुक्र है, शुक्र से अधिक बलवान चंद्र, और चंद्र से अधिक बलवान अर्थात सबसे बली जो कोई ग्रह है वो सूर्य है करके बताया है। इसलिए यहाँ पर उत्तर उत्तर बली करके यहाँ पर कहा गया है। मतलब आप समझ सकते हैं जो क्रम दिया गया है। तो शनि भौम बुध गुरु शुक्र चंद्र और सूर्य, ये क्रम आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये क्रम से एक से दूसरा बलि ऐसा समझना है, शनि से बलि भौम अर्थात उससे ज्यादा बल उस ग्रह को प्राप्त है, ऐसा समझना है। आगे, अब यहाँ पर कुछ वृक्षों को उत्पन्न करने वाले, मतलब कौन से वृक्ष से संबंध किस ग्रह का है ये भी बताया गया है। तो सूर्यो जनयति स्थूलान दुर्भगान सूर्य पुत्र कहा, क्षीरोपेतांस्तथा चंद्रः कटुकाद्यान् धरासुत, पुष्पवृक्षं भृगो पुत्र गुरुज्ञौ सफलाफलो, नीरसान् सूर्यपुत्रस्य एवं ज्ञेया खगाद्विज करके कहा है। तो जो स्थूल वृक्ष होते हैं, है ना, मोटे वृक्ष जो होते हैं, मतलब जो बड़े तने वाले, मतलब जिनका तना मोटा होता है, ऐसे जो वृक्ष है उनको उत्पन्न करने वाला उनका कारक जो है, मतलब उनको जो ऊर्जा इत्यादि प्राप्त होती है वो सूर्य से होती है करके, सूर्य उनका कारक है ऐसा बताया गया है। कुत्सित वृक्षों, जो स्थूलान दुर्भगान सूर्य पुत्र कहा। अब ये दुर्भगान सूर्य पुत्र का मतलब जो वृक्ष कुछ काम में नहीं आते, कुछ जैसे जंगली वृक्ष होते हैं, कुछ ऐसे निंदित वृक्ष होते हैं, कांटे वगैरह वाले वृक्ष होते हैं, ऐसे कुत्सित वृक्ष, कुत्सित अर्थात निंदित वृक्ष, निकृष्ट वृक्ष, अधम वृक्ष ऐसा हम जान सकते हैं। मतलब जिनका कोई उपयोग नहीं है, मतलब ना उनमें फल होता है, ना पुष्प होते हैं, ना कोई सुगंध होता है, ना वो उनकी लकड़ियां किसी काम में आती है, ऐसे जो वृक्ष होते हैं तो वो शनि द्वारा उत्पन्न होते हैं करके बताया है। क्षीरोपेतांश तथा चंद्र, क्षीर नाम दूध, तो दूध दूध वाले वृक्ष होते हैं, जैसे अर्क वृक्ष होता है, जैसे जो महादेव को एक पुष्प चढ़ाते हैं अर्क का, है ना, आप सभी जानते हैं। तो ऐसे जो वृक्ष होते हैं जिनमें से दूध निकलता है, इस प्रकार से जो और भी बहुत सारे वृक्ष हैं, तो ऐसे दूध वाले जो वृक्ष है वो चंद्र द्वारा जनित होते हैं, चंद्र उनका कारक होता है। कटु वृक्षों को भौम, जो नीम इत्यादि जो वृक्ष है इस प्रकार के, और भी जो अन्य वृक्ष है जो जिनमें अलग रस होता है ना, जो कुछ ऐसा चखने पर जो मीठा स्वाद नहीं देते, कुछ अलग सा कड़वा तीखा स्वाद आएगा, ऐसा जो स्वाद देने वाले है, कटु का ध्यान करके इसलिए बोला है। सिर्फ कटु नहीं, तो कटु का आदि, कटु का आदि अर्थात जो जो मधुर रस इत्यादि नहीं है, जो फल वाले वृक्ष नहीं है, जिनको खाने पर जैसे नीम इत्यादि है, ऐसे वृक्षों का जो स्वामी है वो मंगल बताया गया है। पुष्प वृक्षम भृगो पुत्रो, तो जो पुष्प इत्यादि जिन वृक्षों में रखते हैं, सुंदर सुंदर पुष्प इत्यादि जो वृक्ष में होते हैं, उनका जनन करने वाला कोई ग्रह है तो वो है शुक्र। तो उसके बाद में गुरुज्ञौ सफला फलौ, तो गुरु जो है वो जो फल वाले वृक्ष होते हैं, यथा कदली फल हो गया, तो गुरु का संबंध बृहस्पति का साक्षात कदली फल से। उसी प्रकार अन्य जो भी फल इत्यादि हम खाते हैं, तो जिन वृक्षों में फल लगते हैं, ऐसे जो भी फल वाले वृक्ष है वो सब गुरु द्वारा जनित होते हैं। उसी प्रकार सफला अफलऊ करके बोला है, तो बुध जो है वो जिन वृक्षों में फल नहीं लगते हैं, ऐसे वृक्षों का उत्पन्न करने वाला जो है वो बुध होता है। निरसान सूर्य पुत्रस्य एवं ज्ञेया खगाद्विज करके, तो निरसान सूर्य पुत्रस्य, और भी अब जो बच रहे हैं जिनमें निरस है, जिन वृक्षों में कोई रस नहीं होता है, ऐसे वृक्षों को उत्पन्न करने वाला भी शनि होता है करके यहाँ पर बताया है। अब यहाँ पर ग्रहों की जाति और उनके वस्त्र इत्यादि के विषय में चर्चा की है अगले श्लोकों में। तो राहु चांडाल, चांडाल जातिश्च केतुर्जान्त्यस्तरस्तथा शिखीस्वर भानुमन्दानां वल्मीकं स्थानमुच्यते, चित्रकंथा फणीन्द्रस्य केतुश्छिद्र युतो द्विज, सीसम राहुर्नीलमणि केतुर्ज्ञेयो द्विजोत्तम। अब यहाँ पर देखेंगे कि इनका कुछ जाति स्थान वस्त्र इत्यादि ग्रहों के बताए। तो राहु जो है वो अंत्यज जाति का,
और केतु जो है मिश्रित जातियों का स्वामी होता है। पहले राहु केतु का यहाँ पर इन्होंने उल्लेख किया है। तो अंत्यज जाति जो एकदम निकृष्ट है, ऐसी जाति का स्वामी राहु है। और मिश्रित जातियों का अधिपति वहां पर केतु को कहा गया है। और राहु केतु और शनि का स्थान है जो है, वो जो दीमक होती है, वल्मीक इत्यादि जो होते हैं, जो बाम्बी बोलते हैं, वल्मीक बोलते हैं, ऐसे भिन्न भिन्न शब्द है। तो ऐसे जो स्थान है, ये दीमक इत्यादि के स्थान पे यहाँ पर इनका स्थान बताया गया है। और राहु का जो वस्त्र बताया गया है उसका रंग कंथा, अर्थात विचित्र वर्ण वाला, जिसमें धब्बे इत्यादि होते, चितकबरा जैसा। तो ऐसा वस्त्र जो है वो राहु का। और केतु का छिद्र युक्त है, जिन वस्त्रों में छिद्र हो जाते हैं, ऐसा केतु का वस्त्र बताया गया है। राहु की जो धातु है वो सीसा, और केतु का जो है वो नीलमणि करके बताया। तो गुरु का जो वस्त्र है पीत वस्त्र है, शुक्र का पट्ट वस्त्र है, रवि का रक्त वस्त्र है, चंद्रमा का उज्ज्वल वस्त्र है, बुध का कृष्ण वस्त्र और भौम का रक्त वस्त्र, तथा शनि के जो है चित्र एवं पट्ट वस्त्र है। तो इस प्रकार से ये कुछ वस्त्रों का उल्लेख यहाँ पर किया है। सामान्य विषय है, आपको थोड़ा ध्यान देना है इस पे। श्लोक नंबर 45, यहाँ पर कुछ विशेष है क्या, देख लेते हैं। हाँ, तो जो पट्ट वस्त्र का अर्थ यहाँ पर बताया गया है वो आपको ध्यान रखना। वो जो रेशमी वस्त्र होते हैं उसको पट्ट वस्त्र कहा गया है। जो रेशम, जो चमकदार वस्त्र होते हैं उसको पट्ट वस्त्र वहां पर कहा गया है। उसके बाद में भृगोर ऋतुर, अब यहाँ पर ग्रहों की ऋतुएं बताई जा रही है। भृगोर ऋतुर वसंतश्च कुजभानवोश्च ग्रीष्म का चंद्रस्य वर्षा विज्ञेया सरश्चैव तथा विदः हेमंतोपि गुरुज्ञेयः शनेस्तु शिशिरो द्विजा अष्टौ मासाश्च स्वर्भानो केतुर्मासत्रयम् द्विजा। तो जो वसंत ऋतु का स्वामी बताया गया है वो शुक्र को बताया गया है। वसंत का संबंध शुक्र से है। भौम और सूर्य का संबंध ग्रीष्म से है, उष्ण स्वभाव वाले ग्रह है। चंद्र का संबंध वर्षा से है, बुध का शरद से, गुरु का हेमंत और शनि का शिशिर ऋतु से संबंध होता है। और अब यहाँ पे राहु और केतु का उल्लेख इस प्रकार से किया है कि राहु जो है वो 8 मास में अधिपति होता है, वसंत आदि से वो 8 मास में स्वामी बताया गया। और केतु जो है वो 3 मास में जानना चाहिए। केतु जो है वो 3 मास में, तो ऐसे द्वादश मास में इनकी सत्ता बताई गई। तो चैत्रादि से वसंतादि से 8 मास का अधिपति केतु को कहा गया, राहु को कहा गया है। तत्पश्चात केतु को कहा गया है। तो उसके बाद में राहु भौम शनि चंद्रमा, अब इनकी धातु भी बताई गई है। कुछ धातुएं इनकी बताई गई है। एक धातु हमने वो मज्जादि जो देखे थे, अस्थि इत्यादि थे, वो शरीर की धातुएं बताई गई। अब कुछ दूसरा, हाँ, यहाँ पर धातु मूल और जीव की चर्चा की गई। तो जो सुवर्णादि से मृत्तिका पर्यंत जो होता है, सुवर्ण से लेके मिट्टी तक जो है, ये सब धातु होती है। ये एक संसार में 3 प्रकार के विषय जानना चाहिए, धातु, मूल और जीव। ये 3 विषय पूरे समस्त सृष्टि में जितने भी वस्तु, प्राणी या जो भी कुछ है, ये 3 में इनका अंतर्भाव हो जाता है, धातु, मूल और जीव। तो जो राहु भौम शनि चंद्रमा जो है, ये धातु के स्वामी हैं, अर्थात सुवर्ण आदि से मृत्तिका पर्यंत जो है ये सब धातु, इनका स्वामी राहु भौम और शनि और चंद्रमा, ये बताए गए। सूर्य और शुक्र जो है ये मूलाधिप है, अर्थात मूल के स्वामी। अब मूल क्या है, तो वृक्षादि से लेकर के, है ना, तो वृक्षादि से लेकर के जो तृणादि पर्यंत है, मतलब जो वृक्ष है, फल है, फूल है, सब्जी इत्यादि जो भी कुछ है, ये सब मूल में आ जाते हैं। तो इनका स्वामी जो है ये सूर्य और शुक्र को कहा गया है। बुध गुरु केतु जीव के अधिपति होते हैं। अब जीव क्या है, तो मनुष्य आदि जो जितने भी जीव है ना, तो जो कीट आदि से लेके मनुष्य आदि पर्यंत जो भी जीव है, इनका अधिपति जो है बुध गुरु केतु को कहा गया है। अब आगे बताते हैं, ग्रहेषु मंदो वृद्धो अस्ति आयुर्वृद्धि प्रदायक। अब इन सभी ग्रहों में शनि को वृद्ध ग्रह कहा गया है, अर्थात शनि जो है सबसे ज्यादा आयु प्रदान करता है, आयु कारक ग्रह। तो ग्रहेषु मंदो वृद्धोस्ति आयुर्वृद्धि प्रदायक नैसर्गिके बहु समान ददाति द्विज सत्तम। तो सभी ग्रहों में शनि जो है ये वृद्ध है, और परंतु नैसर्गिक दशा में ये बहुत वर्षों वाली आयु को देने वाले होते हैं। ये वृद्ध ग्रह कहा गया है, यद्यपि तथापि इसकी कृपा से, शनि की कृपा से, जिसका शनि अच्छा होगा, आयु स्थान में जिसका शनि होगा, उसको अधिक आयु प्राप्ति होती है। ऐसा एक फल के विषय में ये सब विषय बताए गए हैं। अब ग्रहों के उच्च नीचे स्थान बताए गए हैं, मतलब ग्रहों की उच्च राशियां कौन सी है, नीच राशि कौन सी है, किन राशियों में ग्रह उच्च के होते हैं, नीच के होते हैं, मतलब ये सब फल का, फलादेश से संबंधित विषय। जो जातक है, ये जो आपका पेपर है, इस जातक पेपर में पूरा फल का विषय है। फल कथन किस प्रकार किया जाए, उसके लिए क्या क्या आवश्यक विषय है, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, इसलिए ये विषय बताए गए। तो ग्रहों के उच्च नीचे स्थान बताए गए, मेषो वृषो मृग कन्या कर्को मीनस तथा तुला
सूर्यादीनाम क्रमादेते कथिता उच्च राशयः। तो मेष वृषभ मकर कन्या कर्क मीन और तुला, ये जो है ये सूर्यादि ग्रहों की क्रम से उच्च राशियां होती है। यथा सूर्य की उच्च राशि मेष है, चंद्र की वृषभ है, मंगल की मकर है, बुध की कन्या है, गुरु की कर्क है, शुक्र की मीन है और शनि की तुला राशि उच्च राशि होती है। यह इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। रिकॉर्डिंग में आप लोग फिर से सुनेंगे, पीडीएफ भी आप लोग के पास है, आप लोग निरंतर इसका अध्ययन करते रहिए। उसके बाद में सूर्या भागादश त्रयो अष्टास्यस्तिथ्यो क्षाभमिता नखाः उच्चात सप्तमभम नीचम तैरेवांशै प्रकीर्तितम। अब यहाँ पर उच्च में भी उच्चांश बताया गया, मतलब हम जैसा बोलते हैं ना, बेस्ट के बाद जो बेस्ट ऑफ बेस्ट होता है, मतलब अच्छे से अच्छा फल कहाँ पर मिलेगा, तो उच्चांश में मिलेगा। तो सूर्य जो है 0 से लेकर 10 डिग्री तक ग्रहों की राशियां की वगैरह की मैंने चर्चा की होगी, शायद फिर से एक बार बताओ। तो एक राशि में 30 अंश होते हैं, 30 डिग्री की एक राशि होती है। ऐसी 12 राशि मिलाकर 360 डिग्री का एक राशि चक्र होता है। तो वो 30 डिग्री में 0 से लेकर 10 डिग्री में मेष राशि में, 0 से लेकर 10 डिग्री तक, 0 से 10 तक वहां पर मेष राशि में सूर्य जो है वो वहां पर उच्च का होता है, वो उच्चांश बताया गया, उच्च राशि में भी उच्चांश बताए गए हैं। उसके बाद में 0 से लेकर 3 डिग्री तक चंद्रमा जो है वृषभ राशि में उच्च का है। उसी प्रकार मकर में 0 से लेकर 28 डिग्री तक मंगल जो है वो उच्चांश में होता है अपने। तो ये इसी प्रकार से 15 5 27 20 ये अंशों में भी परमोच्च या उच्चांश बताए गए। परमोच्च स्थान बोलते हैं या इसे उच्चांश कह सकते हैं। अब इसके बाद में उच्चात सप्तम अभम नीचम करके बोला है, तो उच्च राशि से जो ग्रह की उच्च राशि बताएगी उसी से ग्रह की नीच राशि वहां पर सातवीं राशि होंगी। यथा मेष से सातवीं राशि सप्तम राशि तुला है, इसका क्रम यदि आपको याद है तो वहां पर आप जान पाएंगे कि मेष से सप्तम राशि तुला आती है। तो मेष को भी काउंट करना है वहां पर, मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला। तो तुला राशि ये सूर्य की नीच राशि कही गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसी प्रकार वृषभ से सप्तम राशि कौन सी आ जाएगी, वृश्चिक राशि आ जाएगी। तो वृश्चिक राशि चंद्र की नीच राशि, इस प्रकार से ग्रह की उच्च राशि से सातवीं जो राशि है वो उस ग्रह की नीच राशि होगी। और जो उच्चांश बताए गए हैं वो ही अंश नीच राशि में नीचांश भी होंगे। यथा मेष राशि में 0 से लेकर 10 डिग्री तक सूर्य उच्च में है और उच्चांश में है। उसी प्रकार तुला राशि में, वहां से जो सप्तम राशि तुला है, तुला राशि में 0 से लेकर 10 डिग्री तक सूर्य नीच का होगा और 0 से 10 में नीचांश में होगा। तुला पे रहने पर नीच का होगा और 0 से लेकर 10 डिग्री तक वहां पर वो नीचांश में होगा, अर्थात 0 से 10 डिग्री तक वहां पर वो नीचांश का कहलाएगा। इसी प्रकार अन्य ग्रहों का भी समझना चाहिए। तो ये उच्च नीच का चक्र भी दिया हुआ है, इसको आप एक अच्छे से इसका अध्ययन कीजिए, देखिए ये जो चक्र दिया गया है इसमें और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब ये उच्च नीच के अतिरिक्त भी और एक कंसेप्ट यहाँ पर आता है और एक विषय यहाँ पर आ जाता है, मूल त्रिकोण स्थान। यहाँ पर ये मूल त्रिकोण राशि होती है, इस मूल त्रिकोण राशि में भी ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। तो रवे सिंह नखाम साश्च त्रिकोण अपरे स्वभम। अब यहाँ पर बताया, अब देखो, एक हो गया उच्च राशि, एक हो गया नीच राशि। उच्च राशि में भी उच्चांश हो गया, नीच राशि में नीचांश हो गया। अब एक विषय आ जाता है मूल त्रिकोण राशि और एक विषय होता है स्वराशि। तो अब ऐसे अलग अलग विषय आ गए तो इससे भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि किस किस स्थिति में हम उच्च का फल समझे, किस किस स्थिति में हम स्वराशि का फल समझे, किस स्थिति में हम मूल त्रिकोण का। तो उसके लिए आचार्य ने यहाँ पर एक व्यवस्था बताई है। तो सिंह राशि जो है ये सूर्य की मूल त्रिकोण राशि भी है और सूर्य की स्वराशि भी है। तो अब बोलता है कि सिंह राशि में 20 अंश तक सूर्य का मूल त्रिकोण का फल होगा, 20 डिग्री तक, 0 से लेकर 20 डिग्री तक सूर्य सिंह राशि में मूल त्रिकोण राशि का फल देंगे। और 21 से 30 डिग्री तक वहां पर सूर्य का स्वराशि का फल होगा। अब आप समझ सकते सेम है। और क्या कहते हैं कि स्वराशि भी सेम है। तो आरंभ, तो इसमें डिवाइड कर दिया उन्होंने कि 0 से लेकर 20 डिग्री तक आपको इसका मूल त्रिकोण राशि का फल समझना है और 21 से 30 डिग्री तक स्वराशि का। क्योंकि अब इसमें भेद क्या है, तो कुछ योग आगे आएंगे, आप कुछ योग पढ़ते हैं,
अलग अलग, जैसे राजयोग होता है, ये योग है, वो योग है, ऐसे हम बहुत सारे सुनते हैं, गज केसरी योग है ना, नाभस योग है, ऐसे अनेक योग आपको ज्योतिष शास्त्र में, इस जातक शास्त्र में देखने को मिलेंगे। तो कहीं कहीं पर उल्लेख किया गया श्लोक में कि सूर्य अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहेगा तो ये फल करेगा, है ना, सूर्य अपनी स्वराशि में रहेगा तो ये फल करेगा, है ना। तो जब मूल त्रिकोण का फल जहां पर बोला गया है तो आपको वो 0 से लेकर 20 डिग्री तक में ही दिखाई देगा, और दोनों का फल समान नहीं बोला गया है। तो हाँ, कहीं कहीं पर ये बोला जाता है सूर्य अपनी मूल त्रिकोण में राशि में रहे या स्वराशि में रहे तो ये फल करेगा, मतलब दोनों को मिला करके फल समान बता देता है। कहीं कहीं पर मूल त्रिकोण का विशेष फल बताता है, और स्वराशि का विशेष फल बताता है, और उच्च राशि का विशेष फल वहां पर कथन किया जाता है। तो ऐसे आपको थोड़ा समझना होगा। तो कहाँ पर मूल त्रिकोण बोला गया है, कहाँ पर स्वराशि का बोला है, और कहाँ पर स्वर इसका उच्च राशि का बोला गया है, ये ध्यान में रखते हुए उन अंशों को देखते हुए हमें फल कथन करना चाहिए। अब आरंभ से 3 अंश तक वृक्ष, अब हम जनरली क्या होता है जब फलादेश करते हैं तो हम फ्लो फ्लो में बोलते थे कि सूर्य अपनी उच्च राशि में है तो ये फल करेगा, सूर्य अपने मूल त्रिकोण राशि में तो ये फल करेगा। किंतु जब जातक को उसका फल नहीं मिलता है तो हमारा प्रेडिक्शन वहां पर गलत होता दिखता है। क्यों? क्योंकि हम वहां पर डिग्री नहीं देखते हैं, इसलिए डिग्री देखना चाहिए ऐसे समय पे। तो उसी प्रकार से चंद्रमा के विषय में बताया गया कि चंद्रमा की वृषभ राशि उच्च राशि भी है, और वहां पर मूल त्रिकोण राशि भी है। तो बोलता है आरंभ से 3 अंश तक वृष का चंद्रमा उच्च का होगा, और 4 अंश से 30 डिग्री डिग्री तक वहां पर वृष जो है वो मूल त्रिकोण राशि का फल देगा। उसी प्रकार मेष में 12 अंश तक मंगल मूल त्रिकोण का फल देगा, 13 से लेकर 30 अंश तक स्वराशि का होगा। बुध जो है कन्या में 15 अंश तक उच्च का होगा, उसके बाद 5 अंश तक मूल त्रिकोण का फल देगा। अंतिम के 10 अंश तक स्वराशि का होगा। मतलब देखो, कन्या राशि में बुध जो है वो उच्च का भी है, मूल त्रिकोण का भी है, और उसकी एक स्वराशि भी है। वो 2 राशि है सभी ग्रहों की, सूर्य और चंद्र को छोड़ के। तो बुध जो कन्या राशि में उच्च का भी होता है, मूल त्रिकोण का भी होता है, और स्वराशि का भी होता है। तो कन्या राशि में 15 अंश तक उच्च का होगा, उसके बाद 5 अंश तक अर्थात 15 से 20 अंश तक वहां पर मूल त्रिकोण का होगा, और फिर अंतिम में 21 से 30 तक लेकर के वो स्वराशि का फल देगा। तो बुध के विशेष में ये बुध के विषय में विशेष थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए। उसके बाद में धनु का गुरु, धन लिखा है वहां पर, धनु कर लीजिएगा। धनु का गुरु जो है वो 10 अंश तक मूल त्रिकोण का, और बाद के 20 अंश तक स्वराशि का होगा। तुला में 15 अंश तक शुक्र मूल त्रिकोण, और उसके बाद में 15 अंश तक स्वराशि का होगा। इसी प्रकार कुंभ राशि का शनि 20 अंश तक मूल त्रिकोण का, तदनंतर स्वराशि का होता है। इस प्रकार से ये मूल त्रिकोण राशि का भी विषय आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा अध्ययन करना। और आपको जो भी समस्या आती है, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, उस वहां पे मैं आपके आंसर्स कर दूंगा, या फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जब हमारा ये जूम फिर से हमारा सब्सक्रिप्शन रेडी हो जाएगा, तो हम फिर अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स भी वहाँ। ग्रहों के नैसर्गिक मित्र सम और शत्रु कथन। अब ग्रहों के कुछ मित्र और शत्रु बताए गए हैं। तो त्रिकोणात् स्वात् सुखस्वान्त्य धी धर्मायु स्वतुंग पादो रिप वश्चान्ये समाशोभय लक्षणाः। तो अपने अपने मूल त्रिकोण से चतुर्थ द्वितीय द्वादश पंचम नवम अष्टम स्थान अपने उच्च राशि के अधिपति मित्र होते एवं अन्य स्थान के अधिपति शत्रु होते। एक तरफ से शत्रु और अन्य तरफ से मित्र होने वाले सम कहलाते हैं। तो 3 विषय होते हैं, तो मित्र शत्रु और सम, ये 3 विषय आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया है कि जो अपने अपने मूल त्रिकोण से, जब ग्रह अपने मूल त्रिकोण में होगा, यथा सूर्य सिंह राशि में मूल त्रिकोण में है, तो चतुर्थ द्वितीय द्वादश पंचम नवम अष्टम स्थान जो है और अपने उच्च राशि के अधिपति मित्र होते हैं, तो उसके उच्च राशि का जो अधिपति है वो तो मित्र। ये एक सामान्य विषय बताया। अब यहाँ पर उदाहरण दिया है, जैसे सूर्य के मूल त्रिकोण सिंह से पूर्वोक्त, पूर्वोक्त अर्थात यहाँ जो ऊपर कहा गया है द्वितीय चतुर्थ अष्टम द्वादश पंचम नवम, तथा उच्च जो है मेष का स्वामी जो क्रमशः बुध मंगल गुरु एवं सूर्य जो है चंद्र जो है ये सूर्य के मित्र हुए। इसी प्रकार अर्थात ये क्या बता दिया है कि कौन मित्र होगा स्थान से, और मतलब उच्च राशि का जो स्वामी है। इस प्रकार से थोड़ा आपको समझने में इसमें कठिनाई होगी, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। इसी प्रकार सिंह से पूर्वोक्त स्थान से अतिरिक्त स्थान प्रथम तृतीय षष्ठ सप्तम दशम एकादश स्थानों के स्वामी क्रमशः बुध शुक्र एवं शनि सूर्य के शत्रु हुए, किंतु बुध
शत्रु एवं मित्र दोनों पक्ष में आता, बुध सूर्य का समूह हुआ, इसी प्रकार अन्य ग्रहों का भी ज्ञान करना चाहिए। ये थोड़ी अलग पद्धति से बता है इस जब चार्ट में आप देखेंगे, वो मतलब ये कारण बता दिया वो क्यों मित्र है क्यों शत्रु है, ये जो ऊपर के श्लोकों में और जो अर्थ में बताया ये कारण बताया है। अन्यथा आप ये चार्ट की सहायता से बस समझ सकते हैं कि कौन किसका मित्र है, कौन किसका सम है और कौन किसका शत्रु है। जनरली ये ध्यान में रखा जाता है। ये कारण है, ये जो ऊपर बताया गया है कि क्यों उसका मित्र है क्यों उसका शत्रु है, तो एक वहां पर उन्होंने एक लॉजिक वहां पर बताया है कि यहाँ से इन स्थान पर रहने पर ये इसका मित्र होगा। ये इसकी उच्च राशि का भी स्वामी है मंगल जो है, इसलिए वो उसका मित्र है सूर्य का। इस प्रकार से वहां पर रीजन दिया है आचार्य ने बृहत पाराशर में। अन्य ग्रंथों में यथा लघु जातकम इत्यादिकम इत्यादि या बृहत जातकम इत्यादि ग्रंथों में देखेंगे तो ये विषय आपको वहां पर देखने नहीं मिलेगा। लेकिन विशेष रूप से आचार्य ने यहाँ पर बताया है कि क्यों उनको हमने मित्र रखा है क्यों उनको हमने शत्रु रखा है करके बताया। सामान्य रूप से आप ये चार्ट देखकर भी समझ सकते हैं। तो और उसके बाद में ग्रहों के तात्कालिक मित्र इत्यादि भी है, लेकिन अभी हमारा सेशन यहाँ पर अभी एंड होने वाला है, इसलिए मैं चाहूंगा कि हम यही तक देखेंगे। और आपके जो भी आप थोड़ा इसको रिवीजन कीजिए, जहां पर भी आपको डाउट आता है तो आप इसको ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, या फिर नेक्स्ट क्लास में आप बोलेंगे तब हम देखेंगे इसे। तो ठीक है, अभी यहाँ पर हम रुकेंगे क्योंकि अभी हमारा ये सेशन खत्म होने वाला है। तो आज की कक्षा को हम यही